स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड हम बात करते हैं यहाँ पर। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। जैसे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्टिव रिले से रिलेटेड है। यानी कोई भी प्रोटेक्टिव रिले हम डिसाइड कर रहे हैं, या प्रोटेक्टिव रिले हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, यानी बेसिक इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट की बात करें प्रोटेक्टिव रिले के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रोटेक्टिव रिले के लिए ज़रूरत होती है यहाँ पर। जैसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हम बात करें, हमें यहाँ पर सेलेक्टिविटी भी चाहिए होती है। क्या क्या चाहिए होती है, सेलेक्टिविटी चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है, सेंसिटिविटी चाहिए होती है, रिलायबिलिटी चाहिए होती है, सिंप्लिसिटी चाहिए होती है, इकोनॉमी भी हमें चाहिए होती है। तो इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो प्रोटेक्टिव रिले के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव रिले पहली बात तो होती क्या है। Protective relay is a device that detects the fault and initiate the operation of circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system। यानी ये क्या करती है, एक तरीके से ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है फॉल्ट को, डिटेक्ट दी फॉल्ट, यानी फॉल्ट को ये डिटेक्ट करेगी। और फॉल्ट को डिटेक्ट करने के बाद में ये किसको सूचित करती है, सर्किट ब्रेकर को ये सूचित करती है। सर्किट ब्रेकर को सूचित करने के बाद में ये सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, उसको फॉल्टी सिस्टम को आइसोलेट कर देगा, रेस्ट ऑफ द सिस्टम से ये सर्किट ब्रेकर को आइसोलेट कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या है, प्रोटेक्शन दे सकते हैं यहाँ पर। अब फंडामेंटल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है इसके लिए, वो बात कर लेते हैं हम। यानी इसके लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, तो हमारे सर्किट ब्रेकर के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे। कौन कौन सी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट में हमारी सबसे पहले आती है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी होती क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम टू सेलेक्ट करेक्टली दैट पार्ट ऑफ सिस्टम इन ट्रेवल एंड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ सिस्टम। यानी ये क्या करेगा, सिर्फ जो जिस सिस्टम में ट्रेवल है, जिस पार्ट में यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको ये सिलेक्ट करेगा। बाकी सिस्टम पर यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ये नहीं करने वाला है। तो वो कहलाती है हमारी सेलेक्टिविटी। यानी जहाँ पर सिस्टम में प्रॉब्लम दिख रही है, जहाँ पर सिस्टम में ट्रेवल है, उसी को ये सेलेक्ट करेगा और उसी को प्रोटेक्शन के लिए आइसोलेट कर देगा। बाकी सिस्टम को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिले शुड आल्सो बी एबल टू सजेस्ट वेदर और नॉट द फॉल्ट इज इट्स जर्डिक्शन। यानी कि रिले ये भी बता देती है कि जो फॉल्ट है वो उसकी जर्डिक्शन में है, क्या वो उसको हैंडल कर सकती है रिले, वो भी रिले यहाँ पर बता देती है। तो ये सब चीजें किसमें बता देती है, वो सेलेक्टिविटी में बता देती है। यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात बता देगी ये, और जोडिक्शन वाली बात भी बता देगी। जोडिक्शन मतलब कि उसके अंडर में है या नहीं है, वो इस पर एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती, उसके बारे में भी बता देगी। जुरिडिक्शन। दूसरा हम देखें यहाँ पर स्पीड। स्पीड भी एक फंडामेंटल क्या है, कंपोनेंट हो जाता है। तो स्पीड की बात करें, जैसे रिले सिस्टम शुड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर द रीजन। यानी जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए, जो भी फॉल्टी सिस्टम है। क्या क्या रीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। एज सुन एज पॉसिबल,
उसको डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम शुड नॉट बी एक्सीडेड, यानी क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है वो यहाँ पर एक्सीड नहीं करना चाहिए। CRAT, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, यानी एक फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम में फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल क्या है, डिले को उसको डिटेक्ट करना होता है और उसको सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए संदेश सर्किट ब्रेकर के पास में भेजना होता है। दूसरा होता है द इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में बी डैमेज इफ दे आर मेड टू कैरी फॉल्टी करंट फॉर लॉन्ग। अगर ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, ज़्यादा देर तक अगर वो फॉल्टी करंट को लेंगे या फॉल्टी करंट को सहन करेंगे तो वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए भी एज सुन एज पॉसिबल उसको क्या करना चाहिए, जो फॉल्टी सिस्टम है उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। तीसरा रीजन क्या है, ए परसिस्टेंस फॉल्ट विल लोअर द वोल्टेज रिजल्टिंग इट क्राउलिंग एंड ओवरलोडिंग द इंडस्ट्रियल ड्राइव। तो जैसे यहाँ पर फॉल्ट होगा, फॉल्ट की वजह से करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है फॉल्टी कंडीशन में, और वोल्टेज की वैल्यू बहुत लो हो जाती है। इसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर क्राउलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्राउलिंग एंड ओवरलोडिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्राउलिंग एंड ओवरलोड। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर स्पीड से कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर करना होता है। फिर बात करेंगे हम सेंसिटिविटी की, बात करते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी की बात करते हैं, ये भी एक फंडामेंटल कंपोनेंट है रिले के लिए। इट इज एबिलिटी ऑफ द रिले सिस्टम टू ऑपरेट विथ ए लो वैल्यू ऑफ एक्वेटिंग क्वांटिटी, यानी हम कह सकते हैं कि इसके पास में, सिस्टम के पास में एबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये लो वैल्यू ऑफ एक्यूटेटिंग क्वांटिटी को भी ये क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। द सेंसिटिविटी ऑफ रिले इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट एम्पियर इनपुट टू द कॉइल ऑफ रिले नेसेसरी टू क्यूज इट्स ऑपरेशन, यानी स्मॉलर द वोल्टेज इनपुट रिक्वायर्ड टू क्यूज द रिले ऑपरेशन मोर सेंसिटिव ऑफ रिले, यानी ये सेंसिटिविटी हम किसे देते हैं, वोल्ट एम्पियर इनपुट से हम देते हैं, वोल्ट एम्पियर इनपुट टू द सिस्टम, वोल्ट एम्पियर इनपुट टू द कॉइल, इनपुट टू द कॉइल, इससे हम सेंसिटिविटी देते हैं। जितना वोल्ट एम्पियर इनपुट टू द कॉइल लो होगा उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी उसकी रिले की हाई होगी, यानी मोर सेंसिटिव वो रिले होगी। और इसको हम जो वोल्ट एम्पियर इनपुट टू द कॉइल है उसको हम सेंसिटिविटी के रूप में लेते हैं ताकि इसके ऑपरेशन को आरामी से हम पता लगा सकें। और एबिलिटी होती है रिले सिस्टम की ताकि वो लो वैल्यू पर ये वर्क कर सके। तो हम वोल्ट एम्पियर इनपुट की वैल्यू को जितना ज़्यादा लो रखेंगे उतनी ज़्यादा ये मोर सेंसिटिव रिले हमारी कहलाएगी। एक चौथा फंडामेंटल पार्ट होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी रिलायबिलिटी, भरोसेमंद हो सकता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर प्री डिटरमाइंड कंडीशन, यानी कि जो भी प्री डिटरमाइंड कंडीशन है उन पर ही ऑपरेट होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो हमने कंडीशन दे रखी है उनके अकॉर्डिंग वो काम ही नहीं कर रही है। तो प्री डिटरमाइंड कंडीशन पर ऑपरेट होने की इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर द प्री डिटरमाइंड कंडीशन एंड विदाउट रिलायबिलिटी द प्रोटेक्शन वुड बी rendered largely ineffective and could even become liability। तो यहाँ पर अगर हम रिलायबिलिटी नहीं देते हैं, बिना रिलायबिलिटी के सिस्टम है, प्रोटेक्शन जो रिले है, प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाएगा, यानी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा प्रोटेक्शन का रिलायबिलिटी के बिना, और वो एक तरीके से लाइबिलिटी बन जाएगा, रिलायबिलिटी को छोड़ के वो लाइबिलिटी बन जाएगा। तो हम बात करें नेक्स्ट, एक फंडामेंटल कंपोनेंट आता है इसका, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी तो ये भी प्रोटेक्शन रिले का क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट है। तो सिंप्लिसिटी की बात करें, द रिले सिस्टम शुड नॉट बी सिंपल, यानी कि शुड नॉट बी सिंपल की जगह हम कहेंगे शुड सिंपल, यानी
रिले सिस्टम शुड बी सिंपल, यानी सिंपल होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी इजिली मेंटेन्ड, यानी इसको इजिली मेंटेन कर सकें, इसलिए ये क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। दूसरा, रिलायबिलिटी इज क्लोज नियर टू सिंप्लिसिटी, यानी कि रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी को हम आपस में एक दूसरे के नजदीक मान सकते हैं। द सिंपलर द प्रोटेक्शन स्कीम द ग्रेटर विल बी इट्स रिलायबिलिटी, अगर जितनी सिंपल होगी स्कीम उतनी ही ज्यादा उसकी रिलायबिलिटी होगी, ये भी हम कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन रिलायबिलिटी का सिंप्लिसिटी के साथ में है। और एक होता है फंडामेंटल कंपोनेंट में आ जाता है इकोनॉमी, यानी कॉस्ट वाइज भी हम जो कह सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात करें प्रोटेक्शन रिले में, प्रोटेक्शन रिले शुड बी इकोनॉमिकल, यानी इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इसकी नहीं होनी चाहिए। एज ए रूल द प्रोटेक्शन गियर शुड नॉट कॉस्ट मोर देन दी 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि जो प्रोटेक्शन गियर है टोटल कॉस्ट के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, टोटल कॉस्ट से 5% से लेस देन ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे इकोनॉमिकल कंसिडरेशन आर ऑफन सबऑर्डिनेट टू रिलायबिलिटी, और इकोनॉमिकल जो कंसिडरेशन है वो भी हमारे किसके लिए होते हैं, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन रिलायबिलिटी से भी कनेक्ट होते हैं, यानी सबऑर्डिनेट टू रिलायबिलिटी, सबऑर्डिनेटेड टू रिलायबिलिटी, ये भी यहाँ पर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की हम बात करेंगे, यानी रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है। रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की रेट यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर हम बात करें रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, वो स्लोप होता है स्टीफनेस टांजेंट टू दी स्ट्राइकिंग वोल्टेज कर्व। अब ये रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो हम देते हैं Vm डिवाइड बाई अंडर रूट LC, ये होता है रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को ट्रांजिएंट वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर एट करंट जीरो, यानी करंट की जीरो होती है तब ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस। ड्यूरिंग द पीरियड आर्किंग इज नोन एट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, यानी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की अगर हम डेफिनेशन लिखें क्या हो सकती है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की डेफिनेशन, जैसे हम कहेंगे द transient voltage appear across the contact, the transient voltage appear across the contact of circuit breaker, contact of circuit breaker at current zero period, current zero period during the arcing is known as restriking voltage, during the arcing is known as restriking voltage, restriking voltage। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज appear across the contact of circuit breaker at current zero period during the arcing is known as restriking voltage। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर हम देखें, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की एक्सप्रेशन किस तरीके से दी जाएगी, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की एक्सप्रेशन दी जाती है VCT NT या MT। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है T इक्वल टू पाई बाई ओमेगा N, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा N। ओमेगा N की वैल्यू क्या होती है
1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी, तो ये ओमेगा एन हो जाएगा अंडर रूट एल सी। तो ये हो गया ओमेगा अंडर रूट एल सी। ये हो गया रीस्टैकिंग वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम इस कंडीशन पर होगी, यानी टाइम टी इक्वल टू इस कंडीशन पर होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज होता है 2Vm, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पीक वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज Vm हो गया यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज। तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज क्या होगा, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज ये हो गया डी बाई डी टी Vm 1 माइनस के कॉस ओमेगा एन टी। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज दैट इज इक्वल टू Vm ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी, ये वैल्यू होगी। यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये हम कह सकते हैं RRIV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पर L है इंडक्टेंस है सिस्टम का और C है हमारा कैपेसिटेंस है सिस्टम का। सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज डिपेंड अपॉन बोथ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज हो जाएगा RRRV, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज हो जाएगा Vm ओमेगा एन, तो दैट इज इक्वल टू Vm ओमेगा एन की वैल्यू क्या है 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एल सी। तो ये Vm अंडर रूट एल सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर किसमें मेजर किया जाता है, मैक्सिमम यानी रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेजर किया जाता है किलोवाट किलोवोल्ट पर माइक्रो सेकंड के अंदर ये मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन ऑफ आर्क एक्सटेंशन के लिए कौन कौन से मेथड हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन ऑफ आर्क एक्सटेंशन, हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन ऑफ आर्क एक्सटेंशन, ऑफ आर्क एक्सटेंशन, हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन ऑफ आर्क एक्सटेंशन, इसके लिए हमें कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन ऑफ आर्क एक्सटेंशन के लिए। तो हम यहाँ पर एक तो आर्क लेंथनिंग हम यूज कर सकते हैं, आर्क लेंथनिंग। दूसरा हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर आर्क कंटेनिंग हम यूज कर सकते हैं, आर्क कंटेनिंग कंस्टेनिंग। तीसरा हम यूज कर सकते हैं आर्क कूलिंग भी हम यूज कर सकते हैं, आर्क कूलिंग। तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करें आर्क की जो स्पार्किंग करंट, आर्क क्या है हमारी स्पार्किंग करंट है इन दी सर्किट ब्रेकर व्हेन टू कॉन्टैक्ट ऑफ इट आर ओपन, यानी कि सर्किट ब्रेकर के जब दो कॉन्टैक्ट हैं ओपन होते हैं तो उनके बीच में जो स्पार्किंग करंट प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं आर्क। देयर आर टू मेथड फॉर आर्क एक्सटेंशन इन दी सर्किट ब्रेकर। तो कौन कौन से दो मेथड हैं यहाँ पर, एक तो होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड जो कि उस आर्क को एक्सटेंशन के लिए काम आता है, यानी उस आर्क को खत्म करने के लिए काम आता है। एक तो होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड, तो हाई रेजिस्टेंस मेथड की बात करते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड। और एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस मेथड। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड की बात करते हैं पहले। हाई रेजिस्टेंस मेथड क्या कहता है,
हाई रेजिस्टेंस मेथड है, इन हाई रेजिस्टेंस मेथड the arc resistance is made to increase gradually with the time so that the current force in between the two electrode is sufficient to maintain the arc। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से आर्क के अंदर करंट की वैल्यू है मेंटेन हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस इज मेड टू इंक्रीज ग्रेजुअली with the time so that the current force in between the two contact is insufficient to maintain the arc। यानी कि वहां पर इतनी करंट बचेगी नहीं, अगर रेजिस्टेंस हम ज्यादा बढ़ा देंगे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आर्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि करंट इतनी बचेगी नहीं ताकि जो आर्क यहाँ पर क्रिएट कर सके। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं द करंट इज इंटरप्टेड बाई द हाई रेजिस्टेंस, द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी डैमेज टू द सर्किट ब्रेकर कंपार्टमेंट। यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाती है, आर्क यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इसका ये फायदा है कि सर्किट ब्रेकर के किसी भी कंपार्टमेंट को ये कोई भी डैमेज यहाँ पर नुकसान नहीं कर सकती है। तो डिफरेंट मेथड है यहाँ पर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के। कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का मेथड है इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क, यानी आर्क की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा है यहाँ पर रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क, रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क। तीसरा हम करेंगे एयर कूलिंग मेथड है, एयर कूलिंग मेथड। एयर कूलिंग मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, आर्क को इंक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एयर कूलिंग मेथड है, ये आर्क कूलिंग मेथड है, एयर कूलिंग नहीं है, ये आर्क कूलिंग मेथड है। क्या है? आर्क कूलिंग मेथड। और चौथा है आर्क स्प्लिटिंग मेथड, आर्क स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। तो ये चार मेथड हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को यानी कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से आर्क हमारी खत्म हो जाएगी। एक हम देखते हैं लो रेजिस्टेंस मेथड। लो रेजिस्टेंस मेथड में किस तरीके से काम करता है। तो दूसरा है हमारा लो रेजिस्टेंस मेथड, लो तो लो रेजिस्टेंस मेथड में किस तरीके से काम होगा उसके बारे में बात करते हैं। In this method, the arc resistance is kept low until the current magnitude become 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आर्क रेजिस्टेंस को लो रखा जाएगा जब तक कि करंट की मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पर हम इस मेथड में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को लो रखते हैं ताकि करंट का मैग्नीट्यूड है, करंट का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। So the arc extinguishes naturally and it is prevented by restriking by making the medium dielectric strength high compared to voltage between contact। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मीडियम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीडियम यहाँ पर बनाते हैं, जो कि वोल्टेज यहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज क्रिएट होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक नेचुरली हम बनाते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीडियम। The arc extinguishes naturally and it is prevented by restriking, यानी हम उसको रोकते हैं, by making the medium dielectric strength, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीडियम बनाएंगे हाई कंपेयर टू दी वोल्टेज बिटवीन दी कॉन्टैक्ट। यानी जितना वोल्टेज है उसके कंपैरिजन में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीडियम हम उनके बीच में बना देते हैं, कॉन्टैक्ट के बीच में, ताकि उस आर्क को कम किया सके, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू लो रहेगी। यहाँ पर हाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें बीच में प्लेस करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लो रहेगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू लो रहेगी तो करंट है वहाँ पर 0 हो जाएगा। दी डिफरेंट मेथड टू अचीव दी लो रेजिस्टेंस वैल्यू, या फिर डिफरेंट मेथड है जो कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें देते हैं कंपेयर टू दी वोल्टेज बिटवीन दी कॉन्टैक्ट। तो वो कौन कौन से मेथड हैं? पहला तो हम कॉन्टैक्ट गैप की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला काम हो जाएगा हमारा
जैसे इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट गैप। तो यहाँ पर हम देख रहे थे लो रेजिस्टेंस मेथड के बारे में हम देख रहे थे यहाँ पर लो रेजिस्टेंस को लो बनाए रखने के लिए, यानी कि हाई जो मीडियम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो लगाते हैं हाई कंपेयर टू दी वोल्टेज बिटवीन कॉन्टैक्ट। वो किस किस के द्वारा अचीव किया जाता है? पहला तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट गैप, इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट गैप। दूसरा हम कर सकते हैं कूलिंग दी एसी मीडियम, कूलिंग दी एसी मीडियम। तीसरा हम कर सकते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर इन आर्क चेम्बर, हाई प्रेशर इन आर्क चेम्बर। चौथा हम कर सकते हैं ब्लास्ट इफेक्ट ऑफ आयंस, आयन। तो ये चार चीजें हम करेंगे जिसकी वजह से रेजिस्टेंस को लो बनाए रख सकते हैं हम। नेक्स्ट हम देखें जैसे प्रोटेक्टिव रिले है उसका मिनिमम वोल्ट रिक्वायर्ड फॉर रिले ऑपरेशन। तो मिनिमम वोल्ट एम्पियर जो रिक्वायर्ड होता है रिले ऑपरेशन के लिए वो सेंसिटिविटी के वजह से होता है कि मिनिमम वोल्ट एम्पियर हम जरूरत पड़ती है यहाँ पर प्रोटेक्शन रिले की बात कर रहे हैं हम। प्रोटेक्शन रिले, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन रिले के लिए या प्रोटेक्टिव रिले के लिए मिनिमम वोल्ट एम्पियर की जरूरत क्यों पड़ती है? मिनिमम वोल्ट एम्पियर, तो मिनिमम वोल्ट एम्पियर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिविटी है वो हाई हो जाती है। अगर हम मिनिमम वोल्ट एम्पियर जितना कम यहाँ पर मिनिमम वोल्ट एम्पियर रखेंगे उतनी सेंसिटिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है। और यहाँ पर अगर कोई अच्छी रिले है तो उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं हम। कोई भी अच्छी रिले है उसकी सेंसिटिविटी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। दूसरा इसकी डिपेंडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं। डिपेंडेबिलिटी ये भी एक क्या है गुड क्वालिटी है रिले की। ए प्रोटेक्टिव रिले इज सेड टू बी डिपेंडेबल इफ इट ट्रिप ओनली व्हेन देयर इज ए फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट होगी तभी ये ट्रिप होती है तो वो कहलाएगी हमारी डिपेंडेबल। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ सर्टेनिटी ऑफ इट्स ट्रिपिंग ओनली व्हेन इट हैज टू ट्रिप, यानी जब इसको ट्रिप होना है तभी ये ट्रिप करती है। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, क्योंकि ये ट्रिप तभी होती है जब इसको ट्रिप करना होता है। तीसरा डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं। डिपेंडेबिलिटी ऑफ रिले कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इम्प्रूविंग इट्स सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी को हम इम्प्रूव करेंगे। सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने पर यहाँ पर क्या हो जाती है जो डिपेंडेबिलिटी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा एक रिले के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए सिक्योरिटी वाली।
सिक्योरिटी, ये भी एक रिले की गुड रिले की क्वालिटी है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्शन रिले दैट करेक्ट्स फॉल्ट ट्रिपिंग, यानी कि ये फॉल्ट ट्रिपिंग को करेक्टराइज कराती है। फॉल्ट ट्रिपिंग, तो ये क्या है, एक तरीके से प्रॉपर्टी है प्रोटेक्शन रिले की, दैट करेक्टराइज्ड फॉल्ट ट्रिपिंग। दूसरा हम कह सकते हैं, इफ ए रिले ट्रिप व्हेन देयर इज ए नो फॉल्ट करंट देन इट इज सेड टू बी इनसिक्योर। अगर कोई भी फॉल्ट नहीं है और फिर भी अगर रिले क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है, तो हम कहेंगे ये रिले इनसिक्योर है। और हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, इट इज ए पैरामीटर दैट सजेस्ट हाउ एक्यूरेटली ए पर्टिकुलर प्रोटेक्शन रिले इज वर्किंग। तो एक्यूरेसी के बारे में भी ये बताती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रिले की एक्यूरेसी के बारे में, कि ये बताती है कि इट इज ए पैरामीटर दैट सजेस्ट हाउ एक्यूरेटली ए पर्टिकुलर प्रोटेक्शन रिले इज वर्किंग। एक होता है हमारे पास में सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या बताती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन रिले टू एक्यूरेटली लोकेट द फॉल्ट एज वेल एज क्लासीफाई इट। तो सेलेक्टिविटी में बताता है ये, सेलेक्टिविटी में फॉल्ट को लोकेट करेगी और उसके बारे में बताएगी। ये रिले आल्सो एबल टू सजेस्ट वेदर और नॉट द फॉल्ट इज इन इट्स जुरिडिक्शन और नॉट। एक होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी द क्वालिटी ऑफ रिले दैट डिटरमाइन इट्स एबिलिटी of not falling ever, the quality can be achieved by redundancy। तो रिलायबिलिटी के अंदर हम बात करें, रिलायबिलिटी में क्या होता है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी किसके द्वारा अचीव की जा सकती है, रेड्यूडेंसी के द्वारा अचीव की जा सकती है। क्वालिटी यहाँ पर रेड्यूडेंसी के द्वारा अचीव की जा सकती है। और हम कह सकते हैं, दिस इज द क्वालिटी ऑफ रिले दैट डिटरमाइन इट्स एबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग एवर। और रेडुडेंसी इन प्रोटेक्शन डिपेंड ऑन दी क्रिटिकली, यानी क्रिटिकलिटी। तो डिपेंड रेडुडेंसी है यहाँ पर किस पर डिपेंड करती है, क्रिटिकलिटी पे डिपेंड करती है ऑफ द इक्विपमेंट टू विच प्रोटेक्शन रिले इज कनेक्टेड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेडुडेंसी किस पर डिपेंड करती है, रेडुडेंसी। रेडुडेंसी हमारी डिपेंड करती है क्रिटिकलिटी पे, क्रिटिकलिटी, रेडुडेंसी डिपेंड ऑन क्रिटिकलिटी, CRITICALITY। तो रेडुडेंसी यहाँ पर क्रिटिकलिटी पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन क्रिटिकलिटी ऑफ द इक्विपमेंट टू विच द प्रोटेक्शन रिले इज कनेक्टेड, ताकि यहाँ पर प्रोटेक्शन रिले इसको कनेक्ट किया जा सके। प्रोटेक्शन रिले कनेक्टेड। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर स्पीड के बारे में बात करते हैं, यानी रिले को ट्रिप कर देना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। रिले शुड बी ट्रिप द सर्किट एज सुन एज फॉल्ट डिटेक्ट। जैसे ही फॉल्ट डिटेक्ट हो, रिले को क्या कर देना चाहिए, ट्रिप कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात करें, मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम क्या है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, तो वो होती है हमारी करंट चॉपिंग। करंट चॉपिंग, तो ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की। Current chopping in circuit breaker is defined as a phenomena in which current is forcibly interrupted before the natural current zero। तो करंट को यहाँ पर फोर्सिबली इंटरप्टेड किया जाता है। यहाँ पर करंट चॉपिंग के अंदर क्या करते हैं हम,
करंट को फोर्सिबली इंटरप्टेड करते हैं, यानी फोर्स दे करके जबरदस्ती उसको जीरो करते हैं। फोर्स करंट इज फोर्सिबली entrapped before the natural current zero, entrapped before the natural current zero, natural current जीरो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कोई सर्किट ब्रेकर लें, उसको फोर्सिबली हम जीरो करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारा आर एल और सी, आर एल सी, और यहाँ पर लगा दिया हमने सर्किट ब्रेकर। तो वी कैन ड्राइव द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग करंट चॉपिंग। तो करंट चॉपिंग की कंडीशन में हम वोल्टेज ड्यूरिंग दी कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर करंट चॉपिंग कंडीशन में। तो क्या होगा, जैसे कि हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये तो एनर्जी होगी इंडक्टर के थ्रू, हाफ एल आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये होगी हमारी वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, यानी कि पावर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वी की जो वैल्यू है यहाँ पर, वी कैन ड्राइव द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग द करंट चॉपिंग। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, वोल्टेज इक्वल टू, यहाँ पर आई स्क्वायर है, यहाँ पर वी स्क्वायर है, तो वोल्टेज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई सी, ये हमारा आ जाएगा वोल्टेज। तो करंट चॉपिंग इज मेनली ऑब्जर्व इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। करंट चॉपिंग ज्यादातर किसमें ऑब्जर्व की जाती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ऑब्जर्व की जाती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में भी यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ऑब्जर्व की जाती है करंट चॉपिंग। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। देयर इज नो सच फिनोमिना इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऐसा कोई भी फिनोमिना यहाँ पर करंट चॉपिंग वाला नहीं होता है। तो इसकी अगर हम वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो वेव फॉर्म किस तरीके से बनेगी, जैसे सबसे पहले मान लीजिए आर्क करंट हमारी इस तरीके से आती है, ये हमारी आर्क करंट है, आर्क करंट। अब क्या होता है, ये आर्क जो करंट है, ये फर्स्ट करंट चॉप होगी, फिर सेकंड करंट चॉप होगी इस तरीके से, फिर थर्ड करंट चॉप होगी इस तरीके से, फोर्थ करंट होगी चॉप इस तरीके से, फिर इस तरीके से ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगी फाइनल करंट जीरो, यहाँ पर बनेगी फाइनल करंट जीरो। तो ये हमारी कराएगी फाइनल करंट जीरो, हमने यहाँ पर कर दिया है इसको, जबकि नेचुरल करंट जीरो कहाँ पर हो रही है, इस पॉइंट पर हमारी नेचुरल करंट जीरो हो रही है, नेचुरल करंट जीरो, करंट जीरो। जैसे हम बात करें नेचुरल करंट की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये तो हमने ले लिया पॉइंट टाइम के लिए, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम देते हैं आर्क वोल्टेज, आर्क वोल्टेज है वो इस तरीके से लेंगे हम, यानी इस तरीके से होगा। फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हम लेंगे, इस तरीके से। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज हमारा इस पॉइंट पर हो जाएगा, ये रिकवरी वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज है। अब रिकवरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं यहाँ पर, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है हमारा इस पॉइंट पर हो जाएगा, ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, RESTRI की रीस्ट्राइक वोल्टेज। और
रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है हमारा, इस पॉइंट पर हो जाएगा हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और ये हमारा होगा इस पॉइंट पर, ये कहलाएगा हमारा आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज। तो जैसे आर्क करंट की बात कर रहे हैं, आर्क करंट चॉप यहाँ पर की है हमने। आर्क करंट चॉपिंग करने के बाद में इस तरीके से ये वेवफॉर्म जनरेट होगी। तो ये फिनोमिना हमारा किसके जनरेट अंदर होगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या कि वॉक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्वेंस करंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यानी एक डायग्राम हमें दे दिया जाए और उसमें सीक्वेंस करंट के बारे में हमें देखना है, तो हम क्या करते हैं, एक थ्योरम की बात करते हैं यहाँ पर सीक्वेंस करंट के लिए। फोर्टेस्क्यू थ्योरम की बात करते हैं हम। इसकी बात करते हैं फोर्टेस्क्यू थ्योरम। TESCU, फोर्टेस्क्यू थ्योरम। फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या कहती है, एनी अनबैलेंस सिस्टम that can be resolved into balanced system of three component, namely zero sequence component, positive sequence component और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। यानी फोर्टेस की थ्योरम कहती है कि कोई भी अनबैलेंस जो सिस्टम है, कोई भी अनबैलेंस सिस्टम है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं किसमें, इनटू बैलेंस सिस्टम में। बैलेंस सिस्टम में और किसकी मदद से रिजॉल्व करते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं उनकी वजह से रिजॉल्व करते हैं हम। जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस। ये तीन कंपोनेंट से हम उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होते हैं, वी आर की वैल्यू होती है वी आर जीरो प्लस वी आर वन प्लस वी आर टू। वी वी की वैल्यू आर वाई, वाई की वैल्यू क्या होती है वी वी जीरो, यानी कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। वी वी वन यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, प्लस वी वी टू यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, वी वी वन। और हम बात करते हैं वी वाई की, या सी कंपोनेंट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी सी जीरो प्लस वी सी वन प्लस वी सी टू। अब इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यानी रोटेशन के अकॉर्डिंग बात करें हम यहाँ पर, तो कैसे बात करेंगे यहाँ पर रोटेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए रोटेशन हमने दे दिया 120 डिग्री का, ये हो गया हमारा वी आर, ये हो गया वी वी, ये हो गया वी वाई। तो रोटेशन हमारा इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। अब इसी रोटेशन को, ये तो हमारा हो जाता है कौन सा, पॉजिटिव सीक्वेंस वेक्टर। ये रोटेशन हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस। अब बात करें हम नेगेटिव सीक्वेंस की। नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगा देंगे। नेगेटिव सीक्वेंस में ये हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा हमारा वी वी और ये हो जाएगा हमारा वी वाई। तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में इस तरीके से रोटेशन हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये हो गया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा नेगेटिव सीक्वेंस वेक्टर, नेगेटिव सीक्वेंस वेक्टर। थर्ड हम बात करें यहाँ पर जीरो सीक्वेंस वेक्टर की बात करते हैं। जीरो सीक्वेंस वेक्टर में क्या होगा, वी आर वी वाई और वी वी। तो वी आर वी वी और वी वाई ये हमारे कहलाएंगे जीरो सीक्वेंस वेक्टर।
जीरो सीक्वेंस वेक्टर। अब हम बात करें, सबसे पहले पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, it has three vector of equal magnitude were displaced in the phase from one each other, यानी 120 डिग्री में यहाँ पर डिस्प्लेस होते हैं एक दूसरे से। मैग्नीट्यूड इनका बराबर होता है, वी आर वी वाई का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बराबर होगा। हैज द सेम फेज सीक्वेंस एज ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर का जो फेज सीक्वेंस होता है वही फेज सीक्वेंस इनका होता है, आर वी वाई वही फेज सीक्वेंस होगा। It is specified that the current is flowing through the source to load। तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, ये क्या बताता है कि करंट हमारी फ्लो हो रही है सोर्स से, लोड करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। अब बात करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या बताता है, इट हैज थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिस्प्लेस्ड ईच अदर, डिस्प्लेस्ड इन फेज फ्रॉम ईच अदर, 120 डिग्री आपस में एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होते हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ पर बराबर होता है। और हम बात करें द फेज सीक्वेंस अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर का जो फेज सीक्वेंस होता है उससे यहाँ पर नेगेटिव सीक्वेंस में अपोजिट होता है। और हम कह सकते हैं इट इज स्पेसिफाई दैट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोड टू सोर्स। तो ये बताएगा करंट है हमारी लोड से सोर्स फ्लो हो रही है। एक होता है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, इट हैज थ्री वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आल्सो आर इन फेज विथ ईच अदर, यानी आपस में एक ही फेज में होते हैं ये। इट स्पेसिफाई द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू ग्राउंड। और ये जीरो सीक्वेंस से है, ये क्या बताता है कि करंट हमारी जो फ्लो हो रही है वो हो रही है सोर्स से ग्राउंड। हम कह सकते हैं यहाँ पर ये बताएगा सोर्स टू ग्राउंड करंट फ्लो हो रही है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिट इन बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस कंडीशन, चाहे बैलेंस कंडीशन हो अनबैलेंस कंडीशन हो, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट तो हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वो सिर्फ अनबैलेंस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है अनबैलेंस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ग्राउंड के साथ में ये एग्जिट करेगा, यानी कि ग्राउंड के साथ में ये होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे मर्ज प्रोटेक्शन है वो किसके लिए होता है, तो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम बात देख लेते हैं। तो मर्ज प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हम। मर्ज प्रोटेक्शन, मर्ज प्रोटेक्शन किसके लिए सूटेबल है, ये अल्टरनेटर के लिए सूटेबल है, अल्टरनेटर। तो मर्ज प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अल्टरनेटर के लिए सूटेबल होता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, इसको हम बोलते हैं मर्ज प्रोटेक्शन। मर्ज प्रोटेक्शन यानी मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट protection system is an only protection system that protect alternator stator from burning through at least 80% of it, यानी कि अल्टरनेटर के स्टेटर को ये वर्न करने से बचाता है मर्ज प्रोटेक्शन। और इसमें क्या होती है, मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट है वो प्रोटेक्शन यहाँ पर सिस्टम को देती है, यानी जो अल्टरनेटर का स्टेटर है 80% इसके जलने के चांस होते हैं, उसको ये मर्ज प्रोटेक्शन से सेव कर लेता है। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन या प्राइस प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं। प्राइस क्या होता है, तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी हम इसको
बोलते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, यानी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। फॉर अल्टरनेटर मोस्ट सीवियर आउटकम्स ऑफ फॉल्ट इज द डैमेज ऑफ स्टेटर, यानी कि अल्टरनेटर में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है वो स्टेटर को डैमेज करने के लिए अल्टरनेटर के अंदर होता है। फॉर दिस द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर और मर्ज प्रोटेक्शन सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन करंट सिस्टम is used which protect the alternator stator from burning through it throws at least 80% it is। और दूसरा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, in somehow the stator coil is worn welded together then there no such solution that to replace it causing longer downtime। अगर किसी वजह से यहाँ पर स्टेटर की कॉइल अगर बर्न हो जाती है, जल जाती है, स्टेटर की कॉइल किसी भी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, जल जाती है, तो यहाँ पर ऐसी कोई सॉल्यूशन नहीं है जिससे इसको रिप्लेस किया जा सके। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लेने वाला है इसको रिप्लेस करेंगे तो, और काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। क्यूजिंग लॉन्गर डाउन टाइम। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम और डिफरेंशियल सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन स्कीम फंक्शन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग टू करंट इन एंड आउट ऑफ स्टेटर कॉइल। तो ये किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है, यानी यहाँ पर हम करंट को कंपेयर करते हैं, करंट कंपैरिजन। करंट कौन कौन सी, यानी कि जो कॉइल के अंदर करंट होती है और कॉइल के बाहर जो करंट होती है, तो यहाँ पर करंट को कंपेयर करके इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया है, कंपैरिजन। यानी हम कह सकते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम और डिफरेंशियल सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन स्कीम फंक्शन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग टू करंट इन एंड आउट ऑफ स्टेटर कॉइल। यानी स्टेटर कॉइल के इन भी करंट को कंपेयर करती है और आउट भी की करंट, इन और आउट करंट दोनों को ये कंपेयर करती है। नेक्स्ट हम बात करें, इन नॉर्मल कंडीशन दी टू करंट विल बी सेम। नॉर्मल कंडीशन होगी तो दोनों करंट यहाँ पर कॉइल यानी कि जो हमारी स्टेटर कॉइल है उसके अंदर भी करंट सेम होगी और बाहर भी करंट सेम होगी। इफ ए फॉल्ट अकर देयर विल बी सेम डिफरेंस and merge price protection scheme work by detecting the difference and differential current। अगर दोनों की कहीं भी फॉल्ट होता है तो इनके बीच में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, सेम नहीं रहेगी। फॉल्ट होगा तो उसी फॉल्ट के अकॉर्डिंग, जितना फॉल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसी डिफरेंस को ये मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लेती है। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम का अगर डायग्राम बनाए हम तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, जैसे हम सी टी ले लेते हैं, करंट ट्रांसफार्मर सी टी, करंट ट्रांसफार्मर सी टू, ये सी वन ले लिया, या सी थ्री ले लिया, तो तीन हमने करंट ट्रांसफार्मर ले लिए हैं। ये हमारा हो जाएगा आर वाई वी फेज। अब इनके लिए हम रिले लगा देते हैं, जैसे कि इसके लिए रिले लगा दी हमने ये, इसके लिए रिले लगा दिए, इसके लिए रिले लगा दिए, तो हम नाम देते हैं इसको R1 R2 R3 रिले। तो ये तो हो गया हमारा अंदर का सर्किट। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो रिले हम लगाएंगे यहाँ पर वो इस तरीके से लगाएंगे, अंदर की साइड, एक यहाँ से और यहाँ पर। अब क्या कर देते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए हम लगा देते हैं, ये ट्रांसफार्मर ले लिया हमने, यहाँ पर कॉइल लगा दी है और यहाँ पर कॉइल लगा दी है। अब इसको दोनों को हम कनेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिले लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने रिले लगा दी है और रिले के अकॉर्डिंग करंट को कंपेयर किया है, जैसे यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I1, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I2, और इन दोनों के डिफरेंस को हम मेजर करते जाते हैं और उससे हमें जो भी फॉल्ट होगा उसका पता चल जाएगा। तो ये कहलाएगा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम, मर्ज प्राइस या प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम।
प्रोटेक्शन मेथड हम बोल सकते हैं, स्कीम हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इस फिगर के अंदर हम देखेंगे मल्टीप्लाई प्रोटेक्शन स्कीम का फिगर क्या है। अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन देयर विल बी नो करंट डिफरेंट इन द टू साइड ऑफ प्रोटेक्शन जोन, हेंस द करंट टू सिटीज फेज विल बी कंडक्ट सेम करंट, यानी कि फेज करंट है यानी दोनों सिटी हैं यहाँ पर हम सर्किट के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे दो सिटी हैं यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर CT1 ये CT2, तो दोनों के करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। द करंट इज बैलेंस एंड वर्टिकली एज्यूम्ड अप एज जीरो। When the fault occurs, there will be difference between the two current, या तो if two CTs of phase, तो I1 I2 की वैल्यू जीरो नहीं होगी, I1 I2 है वो भी यहाँ पर I1 में से I2 घटाएंगे तो भी जीरो यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम कहेंगे मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन डिटेक्ट दिस डिफरेंस एंड ऑपरेट दी रिले। एक होती है हमारे पास में ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, इनके हम बारे में हम देख लेते हैं। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन किस तरीके से ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है वो काम आती है। ओवर करंट प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव करंट बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल करंट रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट, यानी कोई इक्विपमेंट की क्या है, कोई लिमिट है। जैसे कोई इक्विपमेंट है जिसकी लिमिट है 500 एम्पियर, तो उससे ज़्यादा अगर करंट बढ़ती है तो वहां पर ओवर करंट प्रोटेक्शन स्कीम काम आती है। ओवर करंट प्रोटेक्शन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव करंट बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल करंट लिमिटिंग और करंट रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। इट इज जनरली ऑपरेट इंस्टेंटेनली मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर जनरली किस में ऑपरेट होती है, ऑपरेट इंस्टेंटली मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, फ्यूज। ओवर करंट रिले आर कॉमनली यूज टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन वी टू लाइन। तो लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ओवर करंट प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं, और ये यहाँ पर जनरली ऑपरेट इंस्टेंटली यहाँ पर कहाँ पर ऑपरेट होती है, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर में ऑपरेट होती है, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। एंड हम कह सकते हैं ये फ्यूजेज में भी ऑपरेट हो सकती है, फ्यूजेज। फिर बात करते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में क्या होता है। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की हम बात करें, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इज intended to protect equipment when an insulation fault occur। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कब होगा, जब यहाँ पर इंसुलेशन फॉल्ट होता है, तब ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन काम आता है। फॉर इंस्टेंस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन ए लाइव कंडक्टर एंड अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है अर्थ और कंडक्टर के बीच में, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की कंडीशन। When the earth fault occur, the electrical system gets short circuited and short circuited current flow through the system। तो जैसे ही अर्थ फॉल्ट होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम यहाँ पर हो जाता है शॉर्ट सर्किट। और जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो कंडक्टर है हमारा, हम कह सकते हैं कि सिस्टम का जो अंदर शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो थ्रू दी सिस्टम। अर्थ फॉल्ट रिले हम यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं, अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एंड ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर आर यूज्ड फॉर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या चीज यूज करते हैं, अर्थ फॉल्ट रिले हम यूज करते हैं, अर्थ फॉल्ट रिले हम यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। तीसरा हम यहाँ पर यूज करते हैं ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर।
हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज ए नॉन यूनिट सिस्टम। ये क्या है हमारा डिस्टेंस प्रोटेक्शन? नॉन यूनिट सिस्टम है of protection which measure the impedance between the relay location and the point where the fault is incident and compare it with predefined set value। यानी डिस्टेंस प्रोटेक्शन क्या है? नॉन यूनिट सिस्टम है। ये क्या करता है, जहां पर फॉल्ट हुआ है वहां के बीच में और रिले के बीच में इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करता है। जैसे मान लो ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है तो रिले यहाँ पर लगी हुई है, तो रिले और फॉल्ट के बीच में ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा इम्पीडेंस की वैल्यू। और इस इम्पीडेंस की वैल्यू से को किससे कंपेयर करेगा? जो प्री डिफाइंड इम्पीडेंस की वैल्यू होगी उससे मेजर करेगा। अगर उसमें सेम आता है तो फॉल्ट नहीं हुआ है, अगर उसमें डिफरेंस आता है तो फॉल्ट हुआ है। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन से इस तरीके से पता लगा जाता है। इट इज मेजर्ड इम्पीडेंस इज लेस देन द सेट वैल्यू द रिले ऑपरेट एंड आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। अगर हम कह सकते हैं कि अगर मेजर्ड वैल्यू है, इम्पीडेंस की मेजर्ड वैल्यू है, हमने जो रिले और फॉल्ट के बीच में जो इम्पीडेंस मेजर की है वो वैल्यू सेट वैल्यू से कम है, तो हम कहेंगे फॉल्ट हुआ है और रिले ऑपरेट होगी और रिले फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देगी। तो यहाँ पर दो तरह की डिस्टेंस रिले होती है, एक तो होती है डेफिनेट डिस्टेंस रिले और एक होती है टाइम डिस्टेंस रिले। तो हम बात करते हैं डेफिनेट डिस्टेंस रिले की। डेफिनेट डिस्टेंस रिले डेफिनेट डिस्टेंस रिले डिस्टेंस रिले। तो डेफिनेट डिस्टेंस रिले की बात करते हैं। इट ऑपरेट इंस्टेंटली फॉर फॉल्ट अप टू प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द रिले। तो ये तुरंत ऑपरेट होता है, डेफिनेट डिस्टेंस रिले है। इट ऑपरेट इंस्टेंटेंटली फॉर फॉल्ट, तो फॉल्ट होगा तो तुरंत ये ऑपरेट होती है, ऑपरेट इंस्टेंटेंटली, ऑपरेट इंस्टेंटेंटली फॉर दी फॉल्ट अप टू प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द रिले। यानी पहले से कोई डिटरमाइंड डिस्टेंस है उसके लिए यहाँ पर तुरंत ये ऑपरेट होगा। एक होता है टाइम डिस्टेंस रिले, दूसरी हम बात करते हैं टाइम डिस्टेंस रिले के बारे में। टाइम डिस्टेंस रिले क्या होती है? तो टाइम डिस्टेंस रिले क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिले द टाइम ऑफ ऑपरेशन इज proportional to the distance of fault from the relay point। यानी रिले पॉइंट से फॉल्ट कितना दूर हुआ है उसमें टाइम के द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं। यानी ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा दूरी पर फॉल्ट हुआ है, कम टाइम लगेगा तो कम दूरी पर फॉल्ट हुआ है। तो हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिले द टाइम ऑफ ऑपरेशन इज प्रीपोजिशनल to the distance of fault from the relay point। Distance relay is employed as a primary as well as backup protection। तो distance relay है यहाँ पर दो तरीके से लगाई जाती है, एक तो प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है और एक बैकअप प्रोटेक्शन के लिए भी डिस्टेंस रिले लगाई जाती है। इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो डिस्टेंस रिले हम क्यों यूज करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, कह सकते हैं कि डिस्टेंस रिले कैन बी यूज्ड फॉर बोथ फेज फॉल्ट एंड ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका? फेज फॉल्ट एंड ग्राउंड फॉल्ट, दोनों प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ग्राउंड
फॉल्ट, फेज फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर डिस्टेंस रिले का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए किसका हम उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अल्टरनेटर के स्टेटर का प्रोटेक्शन करना है, तो कौन सी रिले हम यूज करेंगे। अल्टरनेटर स्टेटर का हमें प्रोटेक्शन करना है, तो अल्टरनेटर स्टेटर का प्रोटेक्शन करने के लिए हम यूज करेंगे करंट बैलेंस डिफरेंशियल रिले, करंट बैलेंस डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले। दूसरा हम यहाँ पर वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले भी अल्टरनेटर स्टेटर के लिए यूज करेंगे, वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले। दूसरा हम बात करें ओवर करंट इन ट्रांसमिशन लाइन, तो दूसरा होता है ओवर करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के ओवर करंट की बात करते हैं। ओवर करंट इन ट्रांसमिशन लाइन, तो पहला होगा मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। अगर ट्रांसमिशन लाइन में ओवर करंट है तो कौन कौन से ब्रेकर हम यूज कर सकते हैं रिले के लिए। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हम यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हम यूज कर सकते हैं, फ्यूज हम यूज कर सकते हैं, फ्यूज। तीसरा ओवर करंट रिले हम यूज कर सकते हैं, ओवर करंट रिले भी यहाँ पर यूज की जा सकती है। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। क्या है ऑप्शन हमारे पास में, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन से रिले हम यूज कर सकते हैं। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हम यूज कर सकते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और हम यूज कर सकते हैं ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर हम यूज कर सकते हैं। और हम यूज कर सकते हैं अर्थ फॉल्ट रिले भी हम यूज कर सकते हैं, अर्थ फॉल्ट रिले, इसका भी यूज कर सकता है। फिर बात करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो डेफिनेट डिस्टेंस रिले हम यूज करेंगे, डेफिनेट डिस्टेंस रिले। और हम यूज करेंगे टाइम डिस्टेंस रिले, टाइम डिस्टेंस रिले हम यूज करेंगे। तो ये हमारी किसके लिए है, ट्रांसमिशन के लिए है डेफिनेट डिस्टेंस रिले और टाइम डिस्टेंस रिले। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए है हमारी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। और हम बात करें ओवर करंट एंड ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या है, ओवर करंट एंड ट्रांसमिशन लाइन के लिए है हमारी जैसे मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज है, ओवर करंट रिले है। और अल्टरनेटर स्टेटर के लिए हमारी है करंट बैलेंस डिफरेंशियल रिले और वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। बाकी हम बात करते हैं जैसे कि शॉर्ट सर्किट लेवल होता है सब स्टेशन के अंदर, तो किसको यूज किया जाता है, लिमिट दी शॉर्ट सर्किट लेवल इन सर्व स्टेशन। हम क्या इंस्टॉल करते हैं,
जैसे बात करना है हमें, मान लीजिए लिमिट करना है, टू लिमिट शॉर्ट सर्किट लेवल, शॉर्ट सर्किट लेवल इन सब स्टेशन। तो कौन सा हम यूज करेंगे? सीरीज रिएक्टर हम यूज करेंगे यहाँ पर, सीरीज रिएक्टर। जैसे हम बात करें सीरीज रिएक्टर यूज करते हैं, जैसे आइसोलेटर क्या काम करता है? आइसोलेटर स्विच इज अनलाइक ए सर्किट ब्रेकर। आइसोलेटर स्विच क्या होता है? एक तरीके से सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। आइसोलेटर स्विच हैज नो प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, इट इज यूज टू फिजिकली डिस्कनेक्ट एनी सर्किट व्हेन रिपेयर और बीइंग डन। यानी जब भी हम रिपेयर करते हैं तो फिजिकली यहाँ पर क्या करते हैं, सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम आइसोलेटर यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास में जैसे आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर। एक होता है हमारे पास में लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर क्या काम करता है? लाइटिंग अरेस्टर, तो लाइटिंग अरेस्टर एक डिवाइस है जो कि यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन एंड कंडक्टर ऑफ द सिस्टम, या फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। यानी लाइटिंग का जो डैमेजिंग इफेक्ट है उससे प्रोटेक्शन के लिए, लाइटिंग इफेक्ट यानी लाइटिंग का जो डैमेजिंग इफेक्ट्स है उससे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में लाइटिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है और टेलीकम्युनिकेशन पावर सिस्टम में लाइटिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? लाइटिंग इफेक्ट की वजह से जो डैमेज होता है इंसुलेशन के अंदर और कंडक्टर के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इंसुलेशन और कंडक्टर का जो डैमेजिंग की संभावना होती है लाइटिंग की वजह से, उसे प्रोटेक्शन के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर इन सिस्टम में यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पे लगाते हैं। दी टाइपिकली लाइटिंग अरेस्टर है हाई वोल्टेज टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल। तो इसमें लाइटिंग अरेस्टर में क्या क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं यहाँ पर, हाई वोल्टेज टर्मिनल होता है और एक होता है यहाँ पर ग्राउंड टर्मिनल। एक होता है हमारा कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर की बात करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर ये क्या काम करता है? कपलिंग कैपेसिटर, तो कपलिंग कैपेसिटर इज ए कैपेसिटर विच इज यूज्ड टू कपल और लिंक टुगेदर वन ओनली द एसी सिग्नल फ्रॉम वन सर्किट एलिमेंट टू अनदर। यानी सिर्फ एसी सिग्नल को लिंक करने के लिए, दो सर्किट के बीच में एसी सिग्नल होता है, उसको लिंक करने के लिए यहाँ पर ये यूज किया जाता है कपलिंग कैपेसिटर। द कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी सिग्नल फ्रॉम एंटरिंग द सेकंड एलिमेंट एंड थस ओनली पासिंग द एसी सिग्नल। यानी यहाँ पर सिर्फ एसी सिग्नल को पास करता है कपलिंग कैपेसिटर, डीसी सिग्नल को पास नहीं करता है। और एक होता है हमारे पास में सीरीज रिएक्टर। सीरीज रिएक्टर की बात करें जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सीरीज रिएक्टर। सीरीज रिएक्टर क्या काम करता है? सीरीज रिएक्टर आर यूज्ड एज करंट लिमिटिंग रिएक्टर टू इंक्रीज द इम्पीडेंस ऑफ सिस्टम। यानी यहाँ पर करंट को लिमिट करते हैं और करंट को लिमिट करने की वजह से जो क्या होगा, सिस्टम का इम्पीडेंस यहाँ पर इम्प्रूव हो जाता है। इम्पीडेंस है टू इम्पीडेंस इंक्रीज, यानी इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाएगा अगर करंट को हम लिमिट करते हैं। दीज आर आल्सो यूज टू न्यूट्रलाइजिंग, यानी कि नेचुरल अर्थिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सीरीज रिएक्टर है उनको नेचुरल अर्थिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सच रिएक्टर आर आल्सो यूज टू लिमिट दी स्ट्रिंग करंट ऑफ सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल मोटर। यानी यहाँ पर ये क्या करते हैं, लिमिट करने के काम आते हैं। लिमिट दी स्ट्रिंग करंट, लिमिट दी स्टार्टिंग करंट ऑफ सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल मोटर। लिमिट दी स्टार्टिंग करंट ऑफ सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल मोटर। सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल मोटर यानी इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है, सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल मोटर,
उसकी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम सीरीज रिएक्टर का यूज कर सकते हैं। नेचुरल अर्थिंग के लिए भी हम सीरीज रिएक्टर का यूज कर सकते हैं। एंड टू compensate reactive power in order to improve the transmission capacity of power line, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिएक्टिव पावर को कंपनसेट भी करता है। रिएक्टर जो सीरीज रिएक्टर होता है वो क्या करता है, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट भी करेगा। कंपनसेट, तो रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करके ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है पावर लाइन की उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने की वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन कैपेसिटी पावर लाइन की इम्प्रूव हो जाती है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ पावर लाइन इम्प्रूव। तो ये भी एक इसका फायदा है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।